अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द 31st लेक्चर ऑफ एनालिटिक नंबर थ्योरी। 30 लेक्चर के अंदर हमने जो नोशंस की थी वो बिग ओ नोशन थी, स्मॉल ओ नोशन थी, सिम्प्टोटिक फंक्शंस किए थे। ये तीन नोशंस हमने डिफाइन की थी एक एरर टर्म को देखने के लिए, यानी कि मार्जिन को देखने के लिए कि प्लस और माइनस जो हमारे पास फंक्शन किस टाइप का आ सकता है। इनके आपस में रिलेशन डिस्कस किया था। प्राइम नंबर थ्योरम मैंने एज एन एग्जांपल किया था, सिर्फ और सिर्फ स्टेटमेंट उसकी लिखी थी। और फिर इंपॉर्टेंट रिजल्ट जो किया था वो आयलर समेशन फार्मूला था। अब हम मजीद किस तरीके से चलेंगे कि हम आयलर समेशन फार्मूला की वजह से अपने जो भी अरिथमेटिक फंक्शंस हैं उनको कन्वर्ट करेंगे एक मेन टर्म के अंदर, वेल डिफाइंड टर्म्स के अंदर, और साथ ये तीन फंक्शंस को यूज करेंगे। सो आमतौर पे इनिशियली हम सिर्फ बिग ओ नोशन को यूज करेंगे और फिर एवरेज ऑर्डर बनाने के लिए उसे एसिम्प्टोटिक फार्मूला यूज करेंगे। सो लेट्स सी। सबसे पहले तो मैं आयलर समेशन फार्मूला जो है वो एक दफ़ा रिवाइज कर दूं क्योंकि इंपॉर्टेंट टर्म थी। तो हम क्या कर रहे हैं कि हम क्लेम करते हैं कि अगर आपके पास y से लेके x के दरमियान इंटीजर्स हो, उनके ऊपर जो सम होगा वो बराबर होगा y टू x f ऑफ t एंड dt, एक नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस किया, प्लस y टू x t माइनस t f डैश ऑफ t एंड dt माइनस f of x into x माइनस x प्लस f of y into y माइनस y। ये हमने लास्ट टाइम आयलर समेशन फार्मूला प्रूफ किया था। सो ये कुछ थोड़ी सी टर्म मैंने गलत लिख दी है, ये प्लस के साथ है और ये टर्म जो है ये माइनस के साथ है। तो ये हमने फार्मूला जो है प्रूफ किया था, आयलर समेशन फार्मूला। f of x आपके पास एक फंक्शन गिवन होगा जिसका मुझे पता होगा कि इसका जो डेरिवेटिव है दैट इज कंटिन्यूअस ऑन द इंटरवल दिस y एंड x, और मैं सिर्फ और सिर्फ n काउंट कर रहा हूँ जो इस y से बड़े हैं, यानी कि इसकी जगह के ऊपर एक इंटीजर नहीं हो सकता। अगर होगा भी तो मैं उसको काउंट नहीं करूंगा, और x की जगह के इंटीजर है तो मैं उसे काउंट करूंगा। तो ये उनको सम को रिप्लेस कर रहा है। अब सबसे फर्स्ट जो हमारा कंसर्न है वो ये है कि हम अपने पर्टिकुलर जो अरिथमेटिक फंक्शंस हैं उनके लिए इस आयलर समेशन फार्मूला को यूज करना चाहते हैं। तो मेरे पास आमतौर पे जो सम होगा वो इस तरीके से का होगा कि n लेस देन इक्वल टू x एंड सम अरिथमेटिक फंक्शन। तो मैं इसके मुतालिक जानना चाहता हूँ कि ये टर्म क्या होगी। अब जो हमारे पास गिवन है वो इस टाइप का है कि एक रेंज के अंदर गिवन है n लेस देन इक्वल टू x एंड f ऑफ n। ये हमारे पास आयलर समेशन फार्मूला बताता है, ये मैं इससे निकाल सकता हूँ। लेकिन अगर सिर्फ और सिर्फ मैं नीचे वाली रेंज को खत्म करूँ तो ये चीज क्या बनेगी। अब नीचे वाली रेंज को खत्म करने का मतलब क्या है, पहले हमें देखना पड़ेगा कि n जो है ये किन के ऊपर रन कर रहा है। n रन कर रहा है नेचुरल नंबर्स के ऊपर। नेचुरल नंबर्स किधर से स्टार्ट होते हैं, 1 से। इसका मतलब है कि मुझे 1 से आगे के चाहिए। तो y जो है ये सिर्फ अगर मैं इस तरह की रेंज सेट कर लूं कि 1 और उससे आगे वाले सारे आ जाए तो मेरी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। अब उसको करने के लिए हम इसका पर्टिकुलर केस डिस्कस करते हैं। हम इंटरवल जो है वो कंसिडर कर लेते हैं कि yx इंटरवल नहीं है बल्कि इसकी जगह 1x इंटरवल है। अब ये मेरे पास बनेगा 1 strictly less than n and strictly less than x f of n। बाय आयलर समेशन फार्मूला ये किसके बराबर होना चाहिए, सिंपली जिधर जिधर मेरे पास ये जो लास्ट स्लाइड है इसके अंदर जिधर जिधर मेरे पास y लिखा हुआ है इधर इन सब की जगह मेरे पास 1 आता जाएगा। तो मेरे पास ये बना 1 to x f t and dt, then plus 1 to x t minus t and dt, then next term थी plus f of x और अंदर मेरे पास टर्म थी x का ब्रैकेट फंक्शन एंड माइनस x, then minus f of y एंड ब्रैकेट फंक्शन ऑफ y की वैल्यू लगा ली है मैंने 1, तो माइनस f of 1
एंड ब्रैकेट फंक्शन ऑफ 1 माइनस 1। तो ये मेरे पास बना 1 लेस देन n लेस देन इक्वल टू x, f of x is equal to 1 to x f of t and dt plus 1 to x t minus t dt। फंक्शन ऑफ x का मुझे नहीं पता, मैं इसके साथ कुछ नहीं कर सकता, ये वैसे का वैसे ही आ जाएगा, लेकिन ये टर्म वैनिश हो जाएगी क्योंकि ब्रैकेट फंक्शन ऑफ 1 इज 1 एंड 1 माइनस 1 इज 0। तो f1 मुझे ना भी पता हो, ये वाली टर्म 0 है, इसका मतलब है ये अगली टर्म माइनस 0 आना है, मुझे लिखने की जरूरत नहीं। अब मैंने पहले तो इस इंटरवल को इससे रिप्लेस किया तो 1 के लिए ये बन गई, लेकिन मेरा कंसर्न ये था कि मैं ये निकालना चाहता था सारे n जो कि x से कम होंगे, इस सम के अंदर 1 शामिल नहीं हो रहा, मुझे सारे n के लिए चाहिए जो x से कम हो। तो अगर मैंने x लगाया हो 5.5, तो इससे पहले n कौन कौन से आएंगे, 5 4 3 2 1, नेचुरल नंबर 1 से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। अब 1 से लेके 5 तक आएंगे, लेकिन ये क्या करेगा, अगर मैंने यहाँ 5.5 लगाया हो तो ये 1 को शामिल नहीं करेगा, ये 2 से स्टार्ट होगा। इसका मतलब है कि पहली वैल्यू ये मिस कर रहा है। अब पहली वैल्यू अगर मैंने ऐड करनी हो तो इसका और इसके अंदर क्या रिलेशन बनेगा कि f of x इज इक्वल टू 1 n लेस देन x f of x और प्लस f of 1। पहली वैल्यू भी ऐड कर लें, अगर पहली वैल्यू भी ऐड कर लें तो 1 से अगली वैल्यूज इसके अंदर ऐड होगी x तक, और 1 जो मिस हो रही थी वो मैंने ऐड कर दी। तो अगर ये दोनों को मैं मिलाऊंगा तो ये सम ये वाला बन जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि n लेस देन इक्वल टू x f of x जो है वो बराबर होगा इसके 1 to x f of t dt प्लस 1 to x t माइनस t dt। सॉरी यहाँ एक टर्म मिस है, f dash of t, देन प्लस f of x माइनस x एंड देन एक टर्म ऐड करनी है प्लस f of 1। तो ये मेरे पास एक आयलर समेशन फार्मूला को थोड़ा सा मैंने मोल्ड किया, तो मेरे पास मेरा डिजायर्ड रिजल्ट आ गया कि अगर f एक अरिथमेटिक फंक्शन लगाओ और मैंने सम करना हो उसे एक x से पीछे तक सब इंटीजर्स के ऊपर, पॉजिटिव इंटीजर्स यानी कि नेचुरल नंबर्स पे, तो वो इसके बराबर होगा कि 1 to x पे मैं उसको इंटीग्रेट करूंगा टर्म को, फंक्शन को, और फिर मैं इस तरीके से इसको निकाल लूंगा। अब ये सारी की सारी टर्म्स जो है इनको देखें, अभी अपेरेंटली तो ये नजर आ रहा है कि जी अगर f of x को निकालना था तो अगर इतना अच्छा फंक्शन पड़ा हुआ था तो फिर मसला क्या था इसको करने के लिए, फिर डायरेक्टली f of t को उठा लेते, अपेरेंटली तो ऐसे नजर आएगा, लेकिन ये आप थोड़ा सा आगे जाके देखेंगे कि बड़ा हेल्पफुल है। तो अब हम सबसे पहले रिजल्ट की तरफ चलते हैं। पहले हम कुछ इसकी एप्लीकेशंस के तौर पे, आयलर समेशन फार्मूला की एप्लीकेशन के तौर पे कुछ रिजल्ट निकालेंगे और फिर उसको यूज करेंगे अपनी सबसे फर्स्ट एप्लीकेशन डिवाइजर फंक्शन की एवरेज ऑर्डर निकालने के लिए। डिवाइजर फंक्शन आपको पता है कि एक नंबर से पहले तक सबके काउंट करता है। तो जब मैंने मोटिवेशन दी थी सारी स्टडी के लिए कि हम ये क्यों कर रहे हैं, तो मैंने डिवाइजर फंक्शन की एग्जांपल ली थी। पहले कुछ वो जो बेसिक थ्योरम्स है वो देखते हैं, लेकिन उनसे पहले जो है हम उनको डिस्कस करने के लिए हमें दो फंक्शंस इंपॉर्टेंट डिफाइन करने हैं, एक कांस्टेंट डिफाइन करना और एक फंक्शन डिफाइन करना है। फर्स्ट फंक्शन है रिमान जीटा फंक्शन। सो देखें इसकी डेफिनेशन क्या है। रिमान जीटा फंक्शन इज समेशन n 1 to infinity 1 over n raised to power s if s is strictly greater than 1, and Riemann zeta function is limit n approaches to infinity n less than equal to x 1 over ns minus x 1 minus s over 1 minus s if 0 is less than s is less than 1। So ये मैंने रिमान जीटा फंक्शन दो हिस्सों में डिफाइन की है। सिर्फ और सिर्फ s की वो वैल्यू जो ग्रेटर देन 1 है उनके लिए ये डिफाइन कर रहा हूँ। सो n अपनी चलता रहेगा, 1 के लिए डिफाइन नहीं कर रहा। मिसाल के तौर पे, एग्जाम्पल के तौर पे, xi of 2 क्या होगा? xi of 2 is n 1 to infinity 1 over n square, so it is 1 plus 1 by 2 is 4 plus 1 by 9 plus 1 by 16 and so on। तो ये xi of 2 की वैल्यू है।
सो अगर तो s की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो जाएगी तो ये वाली मैं फंक्शन लूंगा डेफिनेशन, और अगर s की वैल्यू 0 से 1 के दरमियान हो तो ये वैल्यू होगी। ये एक n से लेके x तक जा रहा है वो फंक्शन माइनस एक्स रेज़ टू पावर 1 माइनस एक्स एंड लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। n की अगर लिमिट लगा दी जाए तो ये आंसर है। तो xi ऑफ 2 की वैल्यू हमारे पास ये आ जाएगी जो कि मैंने s ग्रेटर देन 1 ली है, और अगर मैं s को 0 और 1 के दरमियान लूँ तो ये लिमिट जाएगी दिस इज x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 ओवर n रेज़ टू पावर s माइनस एक्स 1 माइनस s ओवर 1 माइनस s। तो मैं सिर्फ और सिर्फ इन दो हिस्सों के लिए डिफाइन कर रहा हूँ। तो ओवरऑल मैंने 0 से आगे सारे एलिमेंट्स के लिए xi फंक्शन डिफाइन कर दिया, जिसके अंदर से मैंने s इज इक्वल टू 1 के लिए सिर्फ डिफाइन नहीं किया। तो ये सिर्फ ग्रेटर देन 1 है और ये 0 से 1 से पीछे पीछे तक है। नेक्स्ट हम एक कांस्टेंट डिफाइन करना चाहते हैं, आयलर कांस्टेंट। मैं उसको c से डिनोट करूंगा। इट इज लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी 1 प्लस 1 बाई 2 1 बाई 3 प्लस 1 बाई n माइनस लॉग ऑफ n। सो ये मेरे पास सम चल रहा है सीरीज का, लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी। दिस इज बेसिकली सम I1 to n 1 by I minus log of n। So ये बेसिकली हार्मोनिक सीरीज का और log of n का जो डिफरेंस है वो है, इसको मैं c के नाम से डिनोट करूंगा और इसका नाम है आयलर कांस्टेंट। ये कांस्टेंट वैल्यू है। सो इन दो क्वांटिटीज को हम यूज करेंगे, रीमान ज़ीटा फंक्शन को और दिस आयलर कांस्टेंट को अपने नेक्स्ट रिजल्ट के अंदर। सो पहला रिजल्ट ये है कि इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 देन द सम ऑफ दिस 1 ओवर n किस तरीके से चलेगा, log ऑफ x प्लस आयलर कांस्टेंट, मतलब एक कांस्टेंट की टर्म आ गई, प्लस o ऑफ x, एंड दिस o ऑफ x इज एग्जैक्टली द बिग O नोशन ऑफ 1 बाय x। हमने ये एक मेन टर्म निकाली और कुछ एरर टर्म निकाली कि इतना हमारा मार्जिन होना चाहिए, और ये वो फंक्शन था जिसके लिए हम काम कर रहे थे। तो अगर मैं वो जो सब कुछ हम पहले जिसके ऊपर बात कर रहे थे वो क्या चीज़ थी, मेरे पास f ऑफ n जो है वो 1 बाय n है। सिंपली ये है। ये मुख्तलिफ नेचुरल नंबर्स पे वैल्यूज देगा, 1 पे 1 देता है, 2 पे 1 बाय 2 देगा, 3 पे 1 बाय 3 एंड सो ऑन। मैं इसको कैलकुलेट करना चाहता हूँ n लेस देन इक्वल टू x किसी एक खास रेंज से पहले तक f ऑफ n। तो मैंने कहा था कि कोई वेल डिफाइंड फंक्शन होना चाहिए प्लस सम एरर होना चाहिए। तो ये वो समझ ले एरर है, कांस्टेंट मुझे फर्क नहीं डालता, प्लस एरर है, और ये वो ओरिजिनल टर्म है log ऑफ x। सो लॉगरिथम ऑफ x एक बड़ा अच्छा वेल डिफाइंड फंक्शन है, हमें इस तरह का फंक्शन चाहिए था। अब देखें इसको प्रूफ कैसे करेंगे। हम इसके ऊपर एग्जैक्टली आयलर समेशन फार्मूला अप्लाई करते हैं, उससे स्टार्ट करते हैं। आयलर समेशन फार्मूला एक दफा दोबारा लिख लेते हैं। ये टर्म मैंने निकाल ली है कि n लेस देन इक्वल टू x अगर कोई भी फंक्शन हो f ऑफ n का, तो आयलर समेशन फार्मूला कैसे लगेगा, 1 टू x f ऑफ, सो मैंने इधर वेरिएबल t रखा dt प्लस 1 टू x t माइनस t ब्रैकेट फंक्शन, first derivative of t and dt, then plus f of x minus x and plus मैंने एक f of 1 की वैल्यू रखी। तो ये हमने लास्ट निकाला है इधर। so 1 to x f of t dt, ये प्लस f of x ब्रैकेट फंक्शन माइनस प्लस f of 1, ये n से लेके x तक का, ये हमारे पास आयलर समेशन फार्मूला की फॉर्म आ रही है। ये मैंने लिख ली। फंक्शन मेरे पास क्या है, मुझे आइडेंटिफाई करना है। सो दिस इज फंक्शन, दिस मीन्स कि माई f ऑफ n इज 1 बाय n, और अगर t की फॉर्म में लिखा होगा तो f ऑफ t इज 1 बाय t। मैं अप्लाई कर देता हूँ। ये बना n लेस देन इक्वल टू x 1 बाय n इज इक्वल टू 1 टू x f of t means 1 by t into dt plus 1 to x t minus t ब्रैकेट फंक्शन, और इसका डेरिवेटिव, तो 1 by t का डेरिवेटिव क्या आएगा,
टी को ऊपर करके लिख लें, टी रेज़ टू पावर -1 आ गया, पावर साथ -1 इंटू टी रेज़ टू पावर, फिर पावर में एक और कमी -1, तो फर्स्ट डेरिवेटिव इसका आ जाएगा -1 बाय टी स्क्वायर। इधर इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, -1 बाय टी स्क्वायर एंड देन डी टी आ गया, प्लस एफ ऑफ एक्स की इधर मेरे पास वैल्यू आ गई 1 बाय एक्स, मैंने एक्स की जगह ये पुट कर दिया, और ऊपर लिखा हुआ है मेरे पास एक्स माइनस एक्स, प्लस एफ ऑफ 1 की वैल्यू इधर आप एन की जगह 1 पुट करें तो 1 बाय 1 इज 1 आ गया। ये एक्सप्रेशन मेरे पास आ रहा है। सो 1 टू एक्स डी टी बाई टी प्लस 1 टू एक्स, इसके अंदर इसको पहले कर लेते हैं टी माइनस टी, क्योंकि एक माइनस मल्टीप्लाई हो रहा है, ओवर टी स्क्वायर एंड डी टी, प्लस ये आ गया आपके पास x माइनस एक्स बाई एक्स एंड प्लस 1। ये आपके पास इसका सम आ रहा है। अब इसके अंदर से हम देखते हैं कि किस किस टर्म के मुतालिक हम कुछ कर सकते हैं और कौन सी वैसी छोड़ देते हैं। ये टर्म को निकालना इतना मुश्किल नहीं है, मैं अलग से लिख लेता हूँ इसको। पहली टर्म मेरी जो सम में आ रही है वो है 1 टू एक्स डी टी बाई टी, ये बराबर है log ऑफ x, log ऑफ t जो मेरा वेरिएबल t है क्योंकि 1 बाई टी का इंटीग्रल ये आएगा, और लिमिट्स है x टू 1, तो इट इज log ऑफ x माइनस log ऑफ 1, log ऑफ 1 इज 0, दिस मीन्स यू गेट log ऑफ x। पहली टर्म तो आ गई मेरे पास, मैं एटलीस्ट फर्स्ट टर्म तक इसको लिख लेता हूँ। तो इस साइड पे मेरे पास आ गया n लेस देन इक्वल टू x, 1 बाय n इज इक्वल टू, फर्स्ट टर्म ये वाली थी, इसकी जगह सॉल्व होके आ गया log ऑफ x, आगे प्लस लिखा हुआ है 1 टू x और t माइनस, सो ये मेरे पास टर्म थी, ये रिवर्स मैंने कर ली, तो t माइनस t बाई टी स्क्वायर डी टी, एंड देन आई हैव x माइनस x बाई x, एंड देन आई हैव 1। इस टर्म के बारे में आप क्या ख्याल है? x माइनस x का आंसर क्या आएगा आपके हिसाब से? x जो है वो ब्रैकेट फंक्शन है और x जो है ओरिजिनल एलिमेंट है। कोई भी आप वैल्यू लगाएं 3.7, इसका ब्रैकेट फंक्शन में से ओरिजिनल 3.7 माइनस कर दें, बाकी क्या बचेगा? ब्रैकेट फंक्शन 3 देगा, ये 3.7 देगा, आंसर आ जाएगा माइनस 0.7, क्योंकि ये आपके पास सिर्फ और सिर्फ उसका उससे पहले तक इंटीजर बताता है और ये ऊपर वाला हिस्सा फ्रैक्शनल पार्ट होता है। तो अगर इंटीजर निकल जाए अंदर से, बाकी फ्रैक्शनल पार्ट रह जाए, तो उसने तो हमेशा लेस देन 1 रहना है, इवन इसका जो मॉडुलस है वो लेस देन 1 रहेगा। अगर आप इसके साथ डिवाइड कर लें x को, तो ये लेस हो जाएगा 1 बाय एक्स के। अब ये वाला फंक्शन पूरा x मॉड माइनस एक्स ओवर x का जो मॉड है, ये हमेशा लेस देन रहता है 1 बाय एक्स के। इसको जरा कंपेयर करते हैं उस डेफिनेशन से, f ऑफ x इज लेस देन इक्वल टू m टाइम्स ऑफ g ऑफ x, देन f ऑफ x इज बिग O ऑफ g ऑफ x। ये इससे सेटिस्फाई हो रहा है, इसका मतलब है कि x माइनस एक्स बाय एक्स इज बिग O ऑफ 1 बाय x, क्योंकि मेरे पास m की वैल्यू एग्जैक्टली 1 है और ये मैंने g ऑफ x के तौर पे ले लिया। इसकी जगह मैं ये पुट कर सकता हूँ। अब मेरे पास सम बना n लेस देन इक्वल टू x, 1 बाय n इज इक्वल टू log ऑफ x प्लस 1 टू x t माइनस t ओवर t स्क्वायर dt प्लस o ऑफ 1 बाय x एंड प्लस 1, ये टर्म बन गई। इसके अंदर से मेरे पास log ऑफ x अलग कर लेता हूँ, o1 ऑफ x अलग कर लेता हूँ, बाकी ये 1 एक पड़ा हुआ है, इसको अलग कर लेता हूँ। सो नेक्स्ट हमारा ट्रिक ये है कि हम इस को डिवाइड करेंगे दो हिस्सों के अंदर। सो मुझे 1 टू x चाहिए, तो मैं इसे 1 टू इन्फिनिटी और फिर उसमें से माइनस कर दूंगा इन्फिनिटी टू x, तो ऑटोमेटिकली मेरे पास 1 टू x आ जाएगा। सो मैं इस सम को पहले एक दफ़ा लिख लेता हूँ। मेरे पास टर्म है n लेस देन इक्वल टू x 1 बाय n इज इक्वल टू, इधर मेरे पास आ गया log ऑफ x
जो टर्म मेरे पास क्लियर है मैं उनको लगा कर लेता हूँ। 1 मेरा यूज नहीं होगा, ओ एफ एक्स यूज नहीं होगा, तो 1 प्लस ओ 1 बाय एक्स प्लस ये टर्म लिखी हुई है 1 to x t माइनस टी ओवर टी स्क्वेयर एंड डी टी। अब इस टर्म को मैं स्प्लिट करने लगूँ, n लेस देन x 1 बाय n log x प्लस 1 ओ 1 x प्लस पहले लिखता हूँ 1 to infinity t माइनस टी ओवर टी स्क्वेयर डी टी माइनस x to infinity सेम टर्म एग्जैक्टली t माइनस टी ओवर टी स्क्वेयर एंड डी टी। मैं ये प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूँ जो लॉग की प्रॉपर्टी होती है कि a टू b आपके पास f ऑफ x dx हो, तो अगर सेंटर की कोई टर्म आ गई है तो उसमें से उसको माइनस करेंगे, इसको स्प्लिट किया जा सकता है। सो a c प्लस c एंड b, तो a b को मैं इस तरीके से स्प्लिट कर सकता हूँ अगर a और b के दरमियान कोई पॉइंट c हो। तो मेरा कंसर्न 1 to x निकालना था, तो मैंने टोटल में से इसको माइनस कर दिया तो मेरे पास ऑटोमेटिकली ये आ जाएगा। 1 to infinity पहले लिख लिया, उसमें से x to infinity कर दिया माइनस, तो बाकी मेरे पास 1 to x तक आ जाएगा, ये टर्म आ गई। अब ये जो मैंने ये टर्म लिखी है इसके बारे में मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन है, इसको अलग करता हूँ। x to infinity t माइनस टी ओवर टी स्क्वेयर डी टी। मेरा क्लेम ये है कि इसकी एक डोमिनेटिंग टर्म पड़ी हुई है मेरे पास x टू इन्फिनिटी, क्योंकि ऊपर वाली जो टर्म है t माइनस टी इसने लेस देन ही रहना है 1 के, 1 से कभी बड़ा नहीं हो सकता। इवन कि मैं इसको रिवर्स कर लूँ तब भी, क्योंकि इसकी वैल्यू 0 से 1 के दरमियान रहनी है, आइदर नेगेटिव में या पॉजिटिव में, तो मैं 1 इसके ऊपर बाउंड लगा रहा हूँ, तो 1 बाय टी स्क्वेयर आ जाएगा और इधर डी टी आ जाएगा। ये टर्म जो है ये किसके बराबर है, इसका इंटीग्रल जो है वो बराबर है 1 ओवर टी स्क्वेयर का 1 बाय टी के, और इन्फिनिटी टू x लगा हुआ है, इन्फिनिटी के ऊपर 0 दे देगा, सो इट इज माइनस 1 बाय एक्स। 1 ओवर इन्फिनिटी आ गया और फिर ये आ गया, तो ये टर्म इस 1 बाय एक्स से कम रह रही है, m की वैल्यू कुछ भी हो सकती थी, इसका मतलब है कि ये इसकी डोमिनेटिंग टर्म है। मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ कि x टू इन्फिनिटी t माइनस टी ओवर टी स्क्वेयर डी टी ये बराबर होगा o ऑफ 1 बाय एक्स के। तो ये वाली टर्म के लिए मुझे पता लग गया कि ये सारी टर्म o ऑफ 1 बाय एक्स के बराबर है। अब आपको पता मैंने किया था कि o ऑफ x को o ऑफ x में ऐड करूंगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डोमिनेटिंग टर्म तो दोनों की x थी। इसी तरीके से यहाँ o ऑफ 1 ऑफ x आ जाएगा, यहाँ भी o ऑफ 1 ऑफ x आ जाएगा, तो 2 o ऑफ 1 ऑफ x आ जाएंगे। डोमिनेटिंग टर्म तो दोनों की फिर भी 1 बाय x है, इट इज log ऑफ x प्लस 1 प्लस o 1 बाय x। इधर मेरे पास आ गया 1 टू इन्फिनिटी t माइनस टी ओवर टी स्क्वेयर डी टी, और इधर फिर o ऑफ 1 बाय x आ गया, ये o 1 बाय x फिर वही चीज आ गई, तो इट इज n लेस देन इक्वल टू x 1 बाय n इज log x प्लस 1, और दोनों होके फिर ये आ गया, और प्लस ये आ गई टर्म 1 टू इन्फिनिटी t माइनस टी ओवर टी स्क्वेयर एंड डी टी। इसको मैं दोबारा रीराइट कर लेता हूँ। मेरे पास दो टर्म्स जो इसके अंदर इंपॉर्टेंट थी वो ये आ गई, ये आ गई। अब मुझे इसके मुताबिक डिसाइड करना है कि इसका क्या करूँ और इसका क्या करूँ। सो इट इज n लेस देन x 1 बाय n इज इक्वल टू log ऑफ x प्लस o1x प्लस एक 1 लिख लेते हैं, और एक ये टर्म है 1 टू इन्फिनिटी t माइनस टी ओवर टी स्क्वेयर एंड डी टी। इसका नाम कोई एक रख ले y, ये इसका नाम है। अब ये जो y टर्म आपने लिखी है इसके ऊपर अगर आप लिमिट अप्लाई करें x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, तो इस टर्म के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा। इस टर्म के ऊपर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस साइड से ये टर्म जो है ये किसके बराबर बनेगी, दिस टर्म इज इक्वल टू, मैं इसकी सिर्फ वैल्यू लगा रहा हूँ, लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, इस सबको उठा के उस साइड पे ले जाए,
n लेस देन x 1 बाय n माइनस log ऑफ x, इसको अलग कर लेता हूँ और इसको अलग कर लेता हूँ, लिमिट x अप्रोचेस टू इंफिनिटी o ऑफ 1x। इसके ऊपर अगर मैं लिमिट अप्लाई करूं तो ये टर्म तो यही रहेगी, इस पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ये चीज क्या बनेगी, ये लिखा हुआ है लिमिट x अप्रोचेस टू इंफिनिटी, ये सम चलेगा 1 प्लस 1 बाय 2 अप टू 1 बाय n, जो भी नंबर उसे पहले तक पढ़ा होगा, माइनस लॉग ऑफ n, क्योंकि x बढ़ाते जाएंगे तो n भी बढ़ता जाएगा, जो जो x आगे जाता जाएगा उसके पीछे ज्यादा इंटीजर्स आते जाएंगे। ये सम ये बन गया। और अगर आपके पास एक फंक्शन o ऑफ 1 बाय x है, यानी कि f ऑफ x जो है वो लेस देन इक्वल टू है m इंटू 1 बाय x, अगर आप लिमिट अप्लाई कर दें x अप्रोचेस टू इंफिनिटी की, तो इधर भी लिमिट अप्लाई होगी x अप्रोचेस टू इंफिनिटी, ये वाला हिस्सा 0 हो गया। इसका मतलब है कि ये वाली टर्म आपके पास 0 हो गई। ये आ गया 1 प्लस 1 इंफिनिटी t माइनस टी ओवर टी स्क्वायर डी टी इज इक्वल टू, इसका नाम आपने रखा था आयलर कांस्टेंट, ये आ गया c, बाकी माइनस 0 है। इसका मतलब ये हुआ कि c जो है, ये वाला हिस्सा जो आपने y चूज किया हुआ था, इनफैक्ट y इज इक्वल टू c, ये इधर पुट कर दें, आपके पास आ गया n लेस देन x 1 बाय n इज इक्वल टू log x प्लस o 1 बाय x प्लस c। मैं सीधा करके लिख लें log ऑफ x प्लस c प्लस o ऑफ 1 बाय x। ऑब्वियसली एक चीज हो सकती है कि जी c लिखने की क्या जरूरत थी, जब ये जो कह दिया कि o 1 बाय x आ रहे हैं तो रफ एंड टफ। हमारे पास जरूरत यह है कि जितनी भी ज्यादा हम एक्यूरेसी की तरफ जा सके वो जाएंगे, तो जितनी ज्यादा टर्म्स हम मेन टर्म के अंदर, तो एक एरर टर्म लिखी होगी, बाकी सारी मेन टर्म होगी, तो मेन टर्म के अंदर जितनी चीजें भी ऐड हो रही है वो हम करते जाएंगे, हमारे पास इंफॉर्मेशन ज्यादा बेहतर आती जाएगी। अब इसका सम जो है ना मुझे पता लग गया ही है। मिसाल के तौर पे आप कहते हैं, एक एग्जांपल लेके देखते हैं हम कर क्या रहे हैं। मैं कहता हूं कि जी n x की वैल्यू आप इसके अंदर लगाएं 100, तो बताएं कि ये आपको क्या बताएगा, तो ये बताएगा n लेस देन इक्वल टू 100 1 बाय n किसके बराबर होगा, तो मैं 1 बाय 2 से लेके 1 बाय 100 टर्म देखिए, इनका ऐड किसके बराबर होगा, ये कहता है वो बराबर होगा log ऑफ 100 प्लस c प्लस o 1 बाय 100 के। log ऑफ 100 का आंसर 2 आता है, c की वैल्यू रफली 0.5 के करीब है, प्लस o ऑफ 1 बाय 100, तो ये 2.5 कर लें और प्लस सम एड कर लें। तो ये जो थ्योरम हमने प्रूफ किया वो ये क्लेम करता है कि 1 से लेके 1/100 तक की जो हार्मोनिक सीरीज है, इसका सम अप्रोक्सीमेटली 2.5 के करीब होगा, प्लस और माइनस। अब मैं टर्म 100 को ऐड नहीं करूंगा, और इस n की वैल्यू मतलब x की वैल्यू अगर मैं 10⁻10 लगाऊं तो फौरन ये आपको एक रफ सा एस्टीमेट जरूर दे देगा कि आपने किधर तक जाना है, आपका सम रफली किसके बराबर होगा। तो ये इसकी एक छोटी सी एप्लीकेशन है। अब हम इससे रिलेटेड कुछ और रिजल्ट्स करते हैं। मिसाल के तौर पे हमने पहले किया है कि n हाली लिखा हो तो ये किसके बराबर आएगा। नेक्स्ट हमारे कंसर्न ये है कि n की पावर अगर लिखी हो तो फिर किसके बराबर आएगा, एंड सो ऑन। अब मैं कहता हूँ कि अगर n रेज़ टू पावर s है तो बराबर होगा x 1 माइनस s ओवर 1 माइनस s प्लस xi ऑफ s, दिस इज रिमान जीटा फंक्शन, प्लस o ऑफ x माइनस s। अब इसके ऊपर भी तरीकाकार मेरा वही है कि मैं आयलर समेशन फार्मूला अप्लाई कर दूंगा। आयलर समेशन फार्मूला फिर एक दफा लिख लेते हैं, n लेस देन इक्वल टू x f ऑफ n के लिए 1 टू x f ऑफ t dt माइनस 1 टू x t माइनस t into first derivative of t dt plus f of x minus x plus f of 1 सुपर वैल्यू के। अब मैंने सम निकालना है n लेस देन इक्वल टू x 1 बाय n s का, तो मुझे ये आइडेंटिफाई हो गया कि मेरा फंक्शन जो है वो n बाय s है। t की लैंग्वेज में मेरा फंक्शन 1 ओवर t रेज़ टू पावर s है। मैं इसको इसके अंदर वैल्यूज लगा देता हूँ, 1 टू x
डी टी ओवर टी रेज टू पर एस माइनस 1 to x टी माइनस टी, और इसका अगर मैं डेरिवेटिव लूँ फंक्शन का तो क्या आएगा, एफ डैश ऑफ टी। इसको अगर मैं इस तरह लिखूँ तो लिखा जा सकता है टी रेज टू पर माइनस एस। तो पहले माइनस एस साथ आ गया और उसमें एक कमी होगी, तो इट इज माइनस एस ओवर टी रेज टू पर एस प्लस 1। इट इज माइनस एस टी रेज टू पर एस प्लस 1 एंड डी टी प्लस एफ ऑफ एक्स की वैल्यू इधर मेरे पास आ रही है, यू पर वैसे ही आ जाएगा एक्स माइनस एक्स, और क्योंकि इसकी वैल्यू 1 ओवर एक्स रेज टू पर एस आएगी तो ये आ गया, प्लस मैंने इसके अंदर 1 पुट करना है। अगर मैं इसके अंदर 1 पुट कर दूं तो 1 रेज टू पर एस और एनीथिंग रेज टू पर 1 इज अगेन 1, तो मेरे पास यहाँ 1 ही आएगा। तो ये मेरे पास पहला आइलर्स समेशन फार्मूला अप्लाई करके ये फॉर्म बन रही है। अब मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ, ये माइनस से मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा, टर्म आ जाएगी, ये आ जाएगी और फाइव। तो मैं इसको लिख लेता हूँ, n लेस देन इक्वल टू x 1 ओवर n रेज टू पर s इज इक्वल टू 1 टू x, मेरे पास टर्म आई थी dt ओवर t रेज टू पर s प्लस एक s बाहर आ गया, अंदर मेरे पास टर्म बची t माइनस t ओवर t रेज टू पर s प्लस 1 dt प्लस x माइनस x ओवर x रेज टू पर s, एंड देन लास्ट टर्म इज 1, और इधर भी जो लिमिट है दैट इज 1 टू x। अब जो ट्रिक हमने पहले तो देखते हैं इसकी इंटीग्रेशन पॉसिबल है, किस किस टर्म को हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, हमारे पास क्या क्या चीजें आ रही हैं, वो हम जिस तरह हमने पिछले के अंदर ट्रिक किया था वही वाला करेंगे, जो प्रूफ करने के लिए था कि इन टर्म्स के अंदर से इस टर्म को पकड़ा तो इसकी इंटीग्रेशन पॉसिबल थी, और ये वाली टर्म जो है इसका ऑर्डर बना लिया और सेंटर वाली टर्म को स्प्लिट कर लिया। तो एग्जैक्टली यही स्ट्रेटेजी हमारी इस काम के लिए भी है। इसके अंदर जो जो टर्म्स मैं सॉल्व कर सकता हूँ उनको देख लेता हूँ। इंटीग्रल 1 टू x dt और ts लिखा हुआ है, दिस मीन्स 1 टू x t रेज टू पावर माइनस s एंड dt। तो ये मेरे पास आ जाएगा t रेज टू पावर माइनस s प्लस 1 ओवर माइनस s प्लस 1 एंड x टू 1 आ रहा है, इसको मैं करूँगा तो ये मेरे पास t रेज टू पावर x रेज टू पावर माइनस s प्लस 1 ओवर माइनस s प्लस 1 माइनस इधर आपके पास 1 रेज टू पावर माइनस s प्लस 1 ओवर माइनस s प्लस 1। तो ये आपके पास टर्म आ गई x रेज टू पावर 1 माइनस s ओवर 1 माइनस s, इधर मैंने लिख लिया माइनस 1 ओवर 1 माइनस s। तो ये टर्म तो ये आ गई, पहला इंटीग्रल तो सॉल्वेबल है। एक और टर्म ये वाली, इसको भी मैं उसी तरीके से देखता हूँ कि x माइनस एक्स बार ब्रैकेट फंक्शन ये हमेशा लेस रहेगा 1 के। अगर ये हमेशा लेस देगा 1 के तो डिवाइड कर दें से एक्स से, इसको डिवाइड कर दें एक्स से, और क्योंकि मैंने उल्टा लिया हुआ है तो मैं मॉडुलस ले लेता हूँ ताकि कोई प्रॉब्लम न रह जाए। ये फंक्शन का मॉडुलस 1 बाय एक्स रेज़ टू पावर s से कम रहता है। m की वैल्यू 1 अज्यूम कर लें तो पता लगा कि x माइनस एक्स ओवर x रेज़ टू पावर s बिग O ऑफ 1 बाय एक्स एस है। ये जो दो मैंने कैलकुलेशंस की हैं ये इसमें पुट कर देता हूँ। n लेस देन इक्वल टू x 1 ओवर n s इज इक्वल टू, पहली कैलकुलेशन की है x रेज़ टू पावर 1 माइनस s ओवर 1 माइनस s माइनस 1 ओवर 1 माइनस s प्लस ये टर्म वैसे ही आ गई 1 टू x t माइनस t ओवर t रेज़ टू पावर s प्लस 1 dt। इसकी जगह मैंने कह रहा हूँ कि ये बिग O ऑफ x s है और प्लस 1 वैसे ही आ गया। अब ये टर्म्स मेरे पास आ गई, इनमें से सारी टर्म्स सॉल्व हो गई हैं तकरीबन। इधर भी x की टर्म लगी हुई है, 1 और 1 माइनस s है, एक फिक्स नंबर है। सिर्फ ये टर्म जो है ये सॉल्व नहीं हुई, इसको मुझे सॉल्व करना है। अब मैं इसको भी कन्वर्ट करता हूँ दो हिस्सों के अंदर, 1 टू इन्फिनिटी के अंदर माइनस x टू
इन्फिनिटी के अंदर, तो ऑटोमेटिकली मेरे पास जो डिफरेंस होकर निकलेगा वो 1 to x आ जाएगा। सो ये टर्म हमारे पास है 1x t माइनस टी ओवर टी एस प्लस 1 dt, और उसके साथ मैं कहता हूँ कि इसे 1 to इन्फिनिटी तक पहले सेम टर्म को इंटीग्रेट करेंगे और इसमें से माइनस कर देंगे x टू इन्फिनिटी t माइनस टी रेज़ टू पावर s प्लस 1 dt। तो ऑटोमेटिकली 1 to इन्फिनिटी में से जब x टू इन्फिनिटी माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर 1 to x आ जाएगा। ये वाली टर्म के लिए मेरे पास फिर वही ट्रिक है कि x टू इन्फिनिटी t माइनस टी ओवर टी एस प्लस 1 की डोमिनेटिंग टर्म x टू इन्फिनिटी 1 ओवर टी एस प्लस 1 है, और 1 ओवर टी एस प्लस 1 की इंटीग्रेशन करना मुश्किल नहीं है। जब आप करेंगे इसकी इंटीग्रेशन तो आपके पास ऊपर जाके माइनस एस प्लस माइनस 1 लिखा जाएगा, उसमें एक ऐड करेंगे तो ये आपके पास 1 ओवर टी एस आ जाएगा, और साथ आपके पास इन्फिनिटी टू एक्स आ रहा होगा। इन्फिनिटी के ऊपर ये 0 हो जाएगी, जो टर्म आपके पास डोमिनेटिंग आएगी वो 1 ओवर एक्स प्लस आएगी। तो ये वाली टर्म जो है इसकी डोमिनेटिंग टर्म 1 ओवर एक्स रेज़ टू पावर एस है, वो ऑलरेडी लगी हुई है। वो आप अगर लगा भी दें तो खत्म हो जाएगी, तो ओरिजिनल टर्म आपके पास सिर्फ ये बचेगी। तो मैं अब सम को बजाय वो उसको लंबा करने के मैं डायरेक्टली अज्यूम कर दूं कि ये इसके अंदर चली गई, और जो बाकी सम मेरे पास बचा वो बचा 1ns x 1 माइनस एस ओवर 1 माइनस एस माइनस 1 माइनस एस। इसकी जगह मैं लगाऊंगा s 1 टू इन्फिनिटी t माइनस t ओवर टी एस प्लस 1 dt प्लस o ऑफ 1x प्लस 1। तो ये एक टर्म क्लियर है मेरे पास, ये एक टर्म आ गई है। बाकी जो 3 टर्म्स हैं, एक ये वाली, एक ये वाली और एक ये वाली, इनके बारे में मुझे इकट्ठा करना है इन सबको। जिस तरह मैंने पिछली दफ़ा 1 को और एक टर्म को किया था, इस दफ़ा एक और कांस्टेंट आ गया। इन सब का नाम मैं एक रख लेता हूँ, जिस तरह लास्ट टाइम उसका नाम y रखा था, तो इन सब का नाम भी y रख लेते हैं। मेरे पास जो टर्म आ रही है दैट इज n लेस देन x 1 n s। फर्स्ट टर्म आ गई x 1 माइनस एस ओवर 1 माइनस एस प्लस o ऑफ 1 ओवर x s। एक टर्म 1 आ रही है, एक 1 माइनस s आ रही है, और एक s इंटू 1 टू इन्फिनिटी t माइनस t ओवर t रेज़ टू पावर s एंड dt। सो लास्ट टर्म सो इट्स t रेज़ टू पावर s प्लस 1। तो ये टर्म मेरे पास आ रही है 1 1 माइनस एस, और ये इस टर्म का नाम मैं कहता हूं कि कोई एक रख लें, y रख लें। ये y किसके बराबर है? सो y टर्म है 1 प्लस 1 ओवर 1 माइनस एस प्लस एस 1 टू इन्फिनिटी t माइनस t ओवर टी एस प्लस 1 एंड dt। इस टर्म के अंदर बाकी सब टर्म्स x के ऊपर डिपेंड कर रही हैं, ये वाली टर्म नहीं कर रही। अगर मैं लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी y लूं तो क्या फर्क पड़ेगा? लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 ओवर 1 माइनस एस प्लस एस टाइम्स 1 टू इन्फिनिटी t माइनस टी एस प्लस 1 एंड dt के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा? इनमें किसी के ऊपर तो लिमिट अप्लाई होती नहीं, आंसर फिर y आ जाएगा। तो लिमिट इसके ऊपर अप्लाई भी कर लें तो इसके बराबर आ जाएगा। लेकिन y को तो इन टर्म्स ऑफ दिस लिखा जा सकता है, तो y की ओरिजिनल वैल्यू क्या आई? n लेस देन x 1 ओवर एन एस, और ये दोनों टर्म्स उस साइड पे चली गई, माइनस x 1 माइनस एस ओवर 1 माइनस एस। एक टर्म ये आ गई, इसको अलग कर लेते हैं, और एक माइनस ऑफ o 1 x एस। तो माइनस o प्लस o के साथ जब लगेगा तो फर्क नहीं डालेगा। इसके ऊपर लिमिट अप्लाई करते हैं, x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी y, ये कहता है y के बराबर ही रहेगी। इसका मतलब है कि ओरिजिनली ये इसके बराबर ही रहेगी, 1 प्लस 1 माइनस एस प्लस एस इंटू 1 टू इन्फिनिटी t माइनस t ओवर टी एस प्लस 1 dt, और इस साइड के ऊपर लिमिट अप्लाई होगी। तो लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी n लेस देन x 1 ओवर एन एस माइनस x 1 माइनस एस ओवर 1 माइनस एस, माइनस इसके ऊपर भी लिमिट अप्लाई होगी क्योंकि x पे डिपेंडेंट है,
ओ 1 बाय एक्स। इसका मतलब है कि ये वाली टर्म जो थी, जो y था, ये किसके बराबर आ गया? ये डेफिनेशन है एक्साई ऑफ s की, और अगर x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी जा रहा हो तो 1 ओवर एक्स रेज़ टू पावर s जो है वो 0 को चला जाएगा। तो इसका मतलब है कि y जो है ये बराबर है एक्साई ऑफ s के। लेकिन इसके अंदर दो केस पॉसिबिलिटीज हैं। एक केस तो मैंने इस तरीके से इसको बना लिया, इसके अंदर मैं अज्यूम करता हूँ कि जो मेरे पास s की वैल्यू है वो 0 और 1 के दरमियान है, तो फिर मेरे पास ये डेफिनेशन है इसकी। लेकिन अगर s की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगा तो फिर क्या होगा? फिर आप डायरेक्टली इसको देखें, x अगर ग्रेटर देन 1 होगा तो राइट साइड के ऊपर सारी की सारी लिमिट अप्लाई कर दें, ये वाला फंक्शन दोनों ऑटोमेटिकली गायब हो जाएंगे। s की वैल्यू आप ग्रेटर देन 1 लगाएं तो ये नीचे आ जाएगा, नीचे आएगा, x की पावर इन्फिनिटी को कराएंगे तो ये भी 0, ये भी 0, बाकी सिर्फ y बचा, और इस साइड के ऊपर डायरेक्टली आ जाएगा। तो इस साइड के ऊपर आपके पास पड़ा होगा एक्साई ऑफ s इज 0 प्लस 0 और प्लस y जो रखा हुआ है आपने, तो y फिर एक्साई ऑफ s के बराबर आ रहा है इफ s इज ग्रेटर देन 1। तो बेशक लेस देन 1 हो या ग्रेटर देन 1 का केस हो, इसने इस हिस्से ने जो आपने एज्यूम किया हुआ है, इसने एक्साई ऑफ s ही आना है। तो ये इसके अंदर पुट कर दें तो आपके पास आंसर आ गया, यानी कि n लेस देन इक्वल टू x 1 ओवर n रेज़ टू पावर s इज इक्वल टू फर्स्ट 1 माइनस s ओवर 1 माइनस s प्लस y की जगह एक्साई ऑफ s लगा दें और लास्ट टर्म आप लगा दें o ऑफ 1 ओवर x s। इसको आप सीधा करके ऐसे भी लिख सकते हैं 1 माइनस s और 1 माइनस s प्लस एक्साई ऑफ s प्लस o ऑफ x माइनस s। यही आप प्रूफ करना चाहते हैं, तो फाइनली ये प्रूफ हो गया। अब देखें कि वो जो एक फंक्शन है रिमान जीटा फंक्शन, वो किस तरीके से अंदर आ गया। ये हमारा ओरिजिनल था जिसको हम प्रूफ करना चाह रहे थे, और इधर हमने फाइनली इसको प्रूफ कर दिया। अब जो नेक्स्ट थ्योरम है, प्रीवियस के अंदर ये देखिए ऊपर लिखा हुआ है n लेस देन इक्वल टू x रहता है, तो ये जो आपके पास सीरीज है 1 ओवर n रेज़ टू पावर s, ये सम किसके बराबर आती है? रफ टर्म क्या आती है? अब ये रिवर्स कर दिया मैंने कि अगर n ग्रेटर देन x हो, तो एक x से बड़े आगे सारे पड़े हो, तो उनका ऑर्डर क्या होगा, अब वो निकाल के देखते हैं। तो ये बेसिकली पिछले की सिर्फ एप्लीकेशन है, उसको अप्लाई करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। सो इसको प्रूफ करने के लिए इस टर्म को बनाने की कोशिश करते हैं। अगर हमारे पास ओरिजिनल टर्म पड़ी हुई है n 1 टू इंफिनिटी 1 ओवर n रेज़ टू पावर s, तो ये एक खास लेवल से आगे की टर्म्स हैं, ये पूरी टर्म्स हैं। अगर मैं इन पूरी टर्म्स के अंदर से, तो मिसाल के तौर पे ये मेरे पास 1 से स्टार्ट हुआ और चलता जा रहा है 2, 3 एंड 4 एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक, ये पूरी साइड पे इन्फिनिटी तक है। आपका यहाँ कहीं करके x आता है, पहले आपने 1 से लेके x तक का जो सम है उसकी टर्म्स बनाई है कि वो किसके बराबर होगा, किस फंक्शन के। अब आप चाहते हैं कि x से आगे की बनाए, तो उसका तरीकाकार मेरे लिए पास ये है कि टोटल में से इतना माइनस कर दें तो ऑटोमेटिकली आगे का आ जाएगा। अब मुझे आगे का चाहिए, तो मैं ये क्लेम करता हूँ कि n ग्रेटर देन x 1 ओवर n s बराबर होगा n 1 टू इंफिनिटी 1 ओवर n s माइनस उससे पीछे तक के लिए n लेस देन इक्वल टू x 1 ओवर n s, इसके बराबर होगा। अब इसकी जो वैल्यूज हमें पता है वो निकाल देते हैं। 1 ओवर n s, ये डेफिनेशन है जीटा फंक्शन की, सो इट इज जीटा फंक्शन ऑन s माइनस ये अभी आपने ऊपर निकाला है, इसकी वैल्यू इधर पुट करते हैं x 1 माइनस s ओवर 1 माइनस s प्लस एक्साई ऑफ s प्लस o ऑफ 1x। ये माइनस सबके साथ होगा तो ये एक्साई इससे कैंसिल हो जाएगा, आपके पास आ गया n ग्रेटर देन x 1 ओवर n s माइनस, सो इट इज इक्वल टू सॉरी माइनस 1 माइनस s ओवर 1 माइनस s माइनस o ऑफ 1 ओवर x s। अब इसका रिलेशन इसके साथ क्या है वो देख लेते हैं और इसको a की o के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। माइनस से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो x रेज़ टू पावर 1 माइनस s के अंदर और o ऑफ 1 ओवर x s में क्या रिलेशन होगा? इट इज o x माइनस s।
तो x1 माइनस एस को अगर मैं देखूं तो इट इज x इंटू एक्स माइनस एस एंड दिस इज इक्वल टू x ओवर x रेज टू पावर s, ये लिखा हुआ है। इसको मैं अगर देखूं तो इसको ऊपर वाले को 1 कर लेते हैं, नीचे आ गया x s माइनस 1, तो ये चीज लिखी हुई है। अब ये चीज क्या है, 1 ओवर एक्स एस, तो s माइनस 1 और x में क्या रिलेशन होगा, s माइनस 1 और x रेज टू पावर s में क्या रिलेशन होगा, कौन सा बड़ा होगा और कौन सी छोटी टर्म होगी। ये वाली टर्म जो है इसका डिनोमिनेटर मिसाल के तौर पे s की वैल्यू आप 3 रखते हैं, तो ये x क्यूब है और ये x स्क्वायर है, तो 1 ओवर एक्स स्क्वायर और 1 ओवर एक्स क्यूब में क्या रिलेशन होगा। अगर आप x की वैल्यू 2 लगाएं तो ये देगा 1/4 और ये 3 लगाएं तो देगा 1/8, तो 1/4 जो है वो ग्रेटर है 1/8 से। ये 1 के 4 हिस्से हैं, ये 1 के 8 हिस्से हैं, तो डिनोमिनेटर अगर बड़ा होता जाएगा तो वैल्यू छोटी होती जाएगी, अगर डिनोमिनेटर छोटा होगा तो वैल्यू बड़ी होती जाएगी। हमने ये अज्यूम किया हुआ है कि x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, तो 1 के लिए ये रिलेशन यही रहेगा, यानी कि 1 ओवर एक्स एस जो है वो लेस देन ही रहेगा 1 ओवर एक्स एस माइनस 1 के। अब हमारे पास एक टर्म है, इसे उसका नाम एफ ऑफ एक्स रख लेते हैं, ओ ऑफ 1/x। इसका मतलब है कि एफ ऑफ एक्स जो है वो लेस देन है m टाइम्स ऑफ 1x के, और 1/x इटसेल्फ कम है 1 ओवर s माइनस 1 के। तो इसका मतलब है कि मैं एफ ऑफ एक्स को ऐसे भी कह सकता हूँ कि ये o ऑफ 1 ओवर x माइनस 1 है। अब ओरिजिनल टर्म को चलते हैं, ये वाली o ऑफ वैसी 1 माइनस एक्स ऑब्वियस ही नजर आ रही है और ये भी o ऑफ 1 माइनस एस होगी, तो इसको मैं 1 माइनस एस डायरेक्टली लिख देता हूँ, प्लस इसको भी कंसिडर कर सकते हैं o ऑफ एक्स 1 माइनस एस, क्योंकि ये डोमिनेटिंग टर्म है, जमा होके x 1 माइनस एस आ गया। ये हम प्रूफ करना चाह रहे थे। सो हमने जो थ्योरम प्रूफ की है उसके अंदर जो एप्लीकेशन के तौर के ऊपर मैं अब देखना चाहता हूँ कि एवरेज ऑर्डर ऑफ डी एन क्या है। तो एक स्ट्रॉन्ग रिजल्ट है कि डी एन इज एक्स इंटू लॉग ऑफ एक्स, सो summation n less than x dn, where dn exactly is the divisor function plus something। और अगर मैं इसको इस साइड पे ले आऊं तो इट इज 1x n लेस देन इक्वल टू x dn इज इक्वल टू log ऑफ x आ जाएगा। बाकी सारी टर्म के ऊपर इस तरह x डिवाइड हो जाएगा, लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। ये चीज अगर आपको लास्ट लेक्चर में याद हो तो मैं कह रहा था कि ये एवरेज ऑर्डर्स होंगे। हम अपने जो अभी रिजल्ट प्रूफ किए हैं इनको यूज करके ये निकालने की कोशिश करेंगे कि डिवाइजर फंक्शन जो है उसका एवरेज ऑर्डर log ऑफ n है, यानी कि अगर आप एक खास लेवल तक n के सारे डिवाइजर्स का काउंट करना शुरू कर दें तो वो अप्रोक्सीमेटली log ऑफ n के बराबर आएगा, यानी कि एवरेज जो उसकी होगी वही होगी। इस रिजल्ट को हम नेक्स्ट टाइम प्रूव करेंगे। आज जो हमने रिजल्ट्स किए एक दफा उनको रिविजिट कर लेते हैं। हमारे पास हार्मोनिक सीरीज है, हार्मोनिक सीरीज इज सम n1 to infinity 1 over n, which is 1 plus 1/2 1/3 and so on। ये हार्मोनिक सीरीज है। अगर आप सीरीज के टर्म्स में पूछें कि ये कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है तो उसका मतलब ये होगा कि आप ये पूछ रहे हैं कि क्या मैं इनको सम करता जाऊं इन्फिनिटी तक तो क्या सम निकलेगा या नहीं निकलेगा। तो आंसर इज इट इज अ डाइवर्जेंट सीरीज। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि ओके ये सारी सीरीज जो डाइवर्जेंट है क्या इसके पार्शियल सम्स निकाले जा सकते हैं, यानी कि मैं n चलाना चाहता हूं 100 से पीछे तक, तो 1/n का कि आप मुझे आंसर बता सकते हैं। इन जनरल मैं n चलाना चाहता हूं 10 की पावर 5 तक, 1/n 1 से लेके 1/10 की पावर 5 तक चलेगा, इधर से चलना शुरू हुआ और इधर तक जाके रुका। इसका सम बता सकते हैं क्या होगा। तो ये पार्शियल सम्स है। हमने सबसे पहला रिजल्ट ये किया कि हाँ इसके लिए हम अपनी वो जो सारी हमने डेवलप की है मशीनरी के एक हमारे पास मेन टर्म आ जाए और बाकी एक एरर टर्म आ जाए, उसके हिसाब से मैं इसको डिफाइन कर सकता हूँ कि 1/n जो है वो मेरे पास होगा log ऑफ x प्लस आयलर कांस्टेंट प्लस o ऑफ 1/x। फिर उसके बाद
हमने कहा कि इस n की अगर आप पावर्स रखना शुरू कर दें तो क्या उसके लिए भी आप कोई टर्म बना सकते हैं। तो फिर हमने n लेस देन इक्वल टू x 1/n रेज़ टू पावर s के लिए टर्म्स बनाई, जिसका एक्सप्रेशन हमने उसके अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज थी वो एक्साई रिमान जीटा फंक्शन आ गया। और इसको निकालने के बाद हमने कहा कि अब हम ये भी निकाल सकते हैं n ग्रेटर देन x 1/ns विच इज OX1 - s, जो कि सिर्फ एरर टर्म आ रही है। यानी कि दूसरे लफ्जों में अगर आप देखें तो हम अनेबल रहे हैं कोई अच्छी वेल डिफाइंड फंक्शन निकालने के लिए कि इसको भी निकालने के लिए कोई अच्छी चीज आ जाती एक साइड के ऊपर प्लस सम एरर आ जाता, तो इसमें सिर्फ एरर ही आ रहा है, कोई टर्म नहीं आ रही हमारे पास। तो ये समहाउ एक आपके लिए इनसाइट है इसको देखने के लिए कि जरूरी नहीं है कि जब भी हम कोई फंक्शन लिखेंगे और उसके ऊपर अपनी ये मशीनरी अप्लाई करेंगे तो हमारे पास एक वेल डिफाइंड फंक्शन आ जाए प्लस समथिंग आ जाए। बाज़ दफा आ जाएगा, बाज़ दफा नहीं आएगा, जिस तरह इस केस में लास्ट केस में नहीं आ रहा। अब जब ये चीज आ जाएगी तो हमारे लिए जो इस साइड पे फंक्शन है इसको स्टडी करना आसान हो गया। इस फंक्शन को स्टडी करना उतना ही मुश्किल है क्योंकि इधर सिर्फ एरर टर्म पड़ी है, मुझे कोई आइडिया नहीं हो रहा कि ये किसके तरह बिहेव कर रही है, क्योंकि ये टर्म आगे जा रही है इन्फिनिटी तक, तो इनफाइनाइट मेनी टर्म्स आ रही हैं। s ग्रेटर देन 1 के लिए ये टर्म डाइवर्जेंट होती है। मिसाल के तौर पे अगर मैं ये पूछूं कि आप n इस s की वैल्यू 2 लगा दें तो ये टर्म पूरी की पूरी के मुतालिक आपका क्या हाल है 1/n स्क्वायर, सो इट इज 1 + 1/2 स्क्वायर + 1/4 स्क्वायर एंड सो ऑन। सो दिस इज अ कन्वर्जेंट सीरीज, स्क्वायर के लिए कन्वर्ट करती है। तो अगर स्क्वायर के लिए कन्वर्ट कर देगा तो फिर उसकी पावर्स के लिए भी करेगी कन्वर्ज, और इनके सम का भी हमें पता है, लेकिन फिर भी हम पार्शियल सम्स में इंटरेस्टेड हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि किस तरीके से हम पार्शियल सम्स को यूज कर सकते हैं डिवाइजर फंक्शन को देखने के लिए, और फिर बाद में हम एक और फंक्शन उसके लिए कंसिडर करेंगे, आइलर फंक्शन और म्यू फंक्शंस के लिए भी देखेंगे, मोबियस फंक्शन के लिए। सो एक दफा रिव्यू करते हैं हमने किस तरीके से देखा। आइलर समेशन फार्मूला जो है वो हमारे पास पहले से हमने लास्ट लेक्चर में प्रूव किया था। हमने अपने केस को स्टडी करने के लिए जो केस टाइप के है कि n किसी x तक रहे और साथ आपके पास फंक्शन ऑफ n की वैल्यू पड़ी हो, इसको हमने कन्वर्ट किया इस फार्मूले को इस इंटरवल को यूज करते हुए एक एक्सप्रेशन बना लिया और कहा कि जब भी ये कैलकुलेट करना होगा तो उसका मतलब वो एक्सप्रेशन होगा। और फिर मैंने इसकी एप्लीकेशंस की आइलर समेशन फार्मूला की 3 केसेस के ऊपर, जो कि हार्मोनिक सीरीज थी, हार्मोनिक सीरीज की पावर्स थी, और फिर एक खास रेंज के बाद हार्मोनिक सीरीज थी। इसके साथ ही हमने आज का लेक्चर यहाँ खत्म किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि डिवाइजर फंक्शन का एवरेज ऑर्डर क्या होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर योर अटेंशन। अल्लाह हाफिज़।